हेलो दोस्तों, आर ओ एग्ज़ाम 2025 के लिए इस टाइम में सभी पर्सन जो अच्छे लेवल के हैं और सभी पर्सन जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। पर्सन नंबर 1 है, ईब तथा वर्णा क्रम से सहायक नदियां हैं। किसकी? ये दोनों सहायक नदियां हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है, महानदी और कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए महानदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इब नदी, जोंक, तेल नदी, हंस नदी, शिवनाथ नदी, ओंक नदी, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे। अक्सर ये पूछा जाता है कि हंसदेव नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी आप जानते ही हो। आपको जोंक नदी और साथ में इब नदी यहाँ पर पूछा गया है, ये किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। साथ में कृष्णा की सहायक नदी देख लीजिए, तुंगभद्रा नदी, भीमा भी आप जानते हो, मलप्रभा भी जानते हो, कोयना भी जानते हो और मूसी नदी भी जानते हो कि ये कृष्णा की सहायक नदी है। जबकि यहाँ पर जो एक नदी आई है घोड़ नदी, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2020 में पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्रम से क्या है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 51.9% तथा 48.1% है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिपोर्ट जो 2020 में, इसी रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 281 मिलियन थी, जो वैश्विक आबादी का 3.6% है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। 16 है, 16 किस प्रकार के वन है, नीलगिरी के उष्णकटिबंधीय वन है, सह्याद्री की तलहटी पर घास के मैदान है, कावेरी डेल्टा के दलदलीय वन है या फिर नीलगिरी के शीतोष्ण वन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलगिरी के शीतोष्ण वन है। तो यहाँ पर भी हम इसके बारे में नीचे देख लेते हैं क्या व्याख्या में दिया गया है। 16 वन मुख्यतः नीलगिरी और पश्चिमी घाट के अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले शीतोष्ण सदाबहार वन हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। 16 वन जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण और कई स्थानिक पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है। यह क्षेत्र मुख्यतः तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। देखिए दोस्तों, केवल अच्छे प्रश्न लाते हैं आपके लिए ताकि ARO का री एग्ज़ाम आसानी से निकाला जा सके। और हम जो है दोस्तों 115 या 110 क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे 25 से 30 वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे और 10-15 तो ऐसे होंगे किसी भी कोचिंग सेंटर से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि DIS की टेस्ट सीरीज हो, GS वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज हो, किसी टेस्ट सीरीज से कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आपको जो है इन 115 क्वेश्चन पर ही काम करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहा कुर्द समुदाय मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करता है। कुर्द समुदाय मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करता है, तो ये निवास करते हैं ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2, 1, 2 और 4 है। क्लेबसीलिया है, रेखा आपका राइडो अस्पाइल रियलम और चौथा है आपका क्लोस्ट्रीडियम, आपके जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 6। तो XC2 के बारे में आपको बताना है। इन चारों पॉइंटों को देख लीजिए कौन सा यहाँ पर आंसर बनने वाला है। निम्नलिखित में से कौन से बाह्य स्थानीय संरक्षण स्थलों में सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय पार्क दिया गया है, वनस्पति उद्यान दिया गया है, जीन बैंक दिया गया है, कैपेटिव बिल्डिंग दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2, 3 एवं 4 सही है। राष्ट्रीय उद्यान, जीन बैंक, कैपेटिव बिल्डिंग, ये रहेंगे यहाँ पर इसके राइट आंसर। जबकि जो राष्ट्रीय पार्क है आपका ये इन सीटों के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग है, तो सही उत्तर का चयन कर लेना है। कौन सी पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम श्रेणी, कैलाश, पीर पंजाल, जास्कर,
धौलाधर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या 6% नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। और आप आंसर लगाइए, इसका क्या राइट आंसर बनने वाला है। तो यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन बी चुन लिया है तो ये सही रहने वाला है, केवल, काराकोरम और उसके बाद में कैलाश, फिर आपका जास्कर। तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ट्रांस हिमालय में जो श्रेणियाँ आती हैं वो 3 आती हैं, जिसमें आपका काराकोरम आता है, फिर आपका लद्दाख श्रेणी आती है और वहीं पर आपको जास्कर श्रेणी देखने को मिल जाएगी। यदि हम बात करें कैलाश श्रेणी की, तो तिब्बत में जो काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, तिब्बत में जो काराकोरम श्रेणी है इसी को कैलाश श्रेणी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये 3 श्रेणी ही आती हैं, इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। जबकि पीर पंजाल आपको याद रखना है, धौलाधर आपको याद रखना है, तो ये लघु हिमालय का भाग है। पर्सन नंबर आ जाता है, आप पर्सन नंबर को लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं? साबरमती, पश्चिमी बनास, माही। सही का चयन कर लेना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वाला पॉइंट, ए और सी सही है, यानी कि साबरमती और माही नदी ये अपना जल खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये जल गिराती हैं, जबकि बनास, पश्चिमी जो बनास नदी है ये इसमें अपना जल नहीं गिराती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पश्चिमी बनास नदी लूनी में मिल जाती है, जो आगे चलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो पश्चिमी बनास नदी कहाँ पर मिलती है? ये लूनी नदी में मिलती है। लूनी नदी आप सभी जानते हो कि कच्छ के रण में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें क्या कर रहा है देखिए यहाँ पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेमस कैजोल्ड पदक किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया है? और ये प्रदान किया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सनवालाराम बिश्नोई और शिशुपाल को ये मरणोपरांत प्रदान किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हेमस कैजोल्ड पदक है ये। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही निरपो नदी यूक्रेन में किस महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये नीप्रो नदी है जो कि यूक्रेन में, आपको बताना है किस भौगोलिक विशेषता का ये प्रतिनिधित्व करती है। तो यह प्रतिनिधित्व करती है देश को विभाजित करने वाली एक प्राकृतिक विभाजक है ये। कौन बोला? निप्रो नदी। तो यूक्रेन में ये बहती है। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर्सन को देख लीजिए। भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारत की संविधान सभा में सदस्यों की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति आपको चुननी है। यहाँ पर संघ समिति दिया गया है, प्रांतीय संविधान समिति दिया गया है, संघ शक्ति समिति दिया गया है, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यदि आपने फोर्थ ऑप्शन चुना है तो ये सही रहेगा। देखिए ऐसे पर्सन में 90% आप रिक्स ले सकते हैं एग्जाम में भी, जब ना पता हो तो जो लंबा होता है आंसर उसी को लगा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ विकल्प सही था। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप इनको यदि सही कर रहे हो तो आपकी बेस्ट तैयारी मानी जाएगी। चलिए देख लीजिए यहाँ पर इसकी व्याख्या। भारत की संविधान सभा में विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए कई समितियां बनाई गई थी। इनमें से मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति सबसे बड़ी समिति थी, क्योंकि इसमें सबसे अधिक 54 सदस्य थे। तो इसका बड़े होने का जो रीज़न था, इसमें जो है टोटल 54 सदस्य शामिल थे। पर्सन नंबर आपका 12 है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शब्दावली प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 75 दिया गया है, अनुच्छेद 352 को आप काट सकते हो, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प सही रहने वाला है, अनुच्छेद 78 में ही प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का दोस्तों उल्लेख किया गया है। एक अच्छा फैक्ट है ये, इसको याद रखना है कि कर्तव्यों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 78 में किया गया है। जबकि अनुच्छेद 74 में क्या कहता है? अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 75 तो आप भली भांति जानते ही हो कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनके सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। पर्सन नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आपको आंसर चुनना है। Cas9 प्रोटीन क्या है? KCAS9 प्रोटीन क्या है?
तो यह लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। तो इसको आप जो है ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए, यह एक टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। प्रश्न नंबर आपका 14 है, कृषि विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 7 कृषि विश्वविद्यालय हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 कथन सही है, सिर्फ 1 कथन 2 सही है, दोनों सही है या फिर नन आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश में जो है कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या और सबसे ज़्यादा कृषि विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में ही है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए सभी क्लासों को अटेंड किया करो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो भाई, ठीक है। कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, इधर से उधर देखते रहते हैं। अरे भाई 20 से 22 मिनट की क्लास है, 30 मिनट की हो जाती है। आप इनको परचेज जरूर करो, निश्चित बेनिफिट होगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्रेट बेसिन पठार उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। यह पठार एक अंतःप्रवाह बेसिन का उदाहरण है। तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। देखिए एग्जाम को निकालने के लिए मात्र आपको यदि 110 में 110 अटैम्प्ट कर दें ज़्यादा अच्छी बात है, यदि आपने 100 अटैम्प्ट कर लिए तब भी अच्छी बात है, ठीक है। यदि आपके 90 भी सही रह जाते हैं एग्जाम निकल जाएगा। और हिंदी में आप 55 नहीं कर पाते हैं तो 52 भी कर लेंगे, तब भी देखिए 90 + 52 ऐड कर लीजिए, 142 हो रहे हैं। क्या एग्ज़ाम नहीं निकलेगा? निकलेगा। इसी पे आपको फोकस रखना है, एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा भाई। प्रश्न नंबर 16 है, एक प्रश्न में 455 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के क्रम से इस अनुपात में हैं। प्रश्न में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। आयोग जो है इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछ लेगा मैथ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको प्रश्न में 455 रुपये दिए गए हैं, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। 455 रुपये टोटल है आपके पास में, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के क्रम से इस अनुपात में दिए गए हैं। तो आप डायरेक्ट इसकी गुणा कर लीजिए, यानी कि 1 की गुणा 2 में, 2 की गुणा 4 में और 5 की गुणा 5 में कीजिए। तो 2 ही कम 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, पंजे पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसके आगे आप x लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अनुपात में दी गई है ये संख्या है, इन सभी के आगे x है। तो 35 हो चुका है और यहाँ पर 455 लिख लीजिए। 35 से सब काटेंगे तो 35 ही कम 35, 105 बच जाएगा, और 35 दिया 105 होते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई आपके पास? 13 आई है। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है प्रश्न में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। 2 रुपये ये हैं और इनका अनुपात दिया गया है 4, तो 4x हो जाएगा। तो 4 में आप जो है 13 की गुणा कर दीजिए, 13 चौका 52, यानी कि 52 सिक्के हैं। इस प्रकार आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। एक पिता अपने बेटों रामू, श्यामू और धामू में अपनी धन संपत्ति धनराशि क्रम से 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है? आपसे रामू का पूछा गया, यानी कि 7x इसका आपसे पूछा गया है। प्रश्न को हल कर लेते हैं। आपको क्या पकड़ना है? लास्ट वाली लाइन पकड़ लेनी है। इसमें कहा है कि धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है। तो जब अधिक होती है तो अंतर आपको लेना है। जो अनुपात दिया गया इन दोनों का अनुपात देखिए, यहाँ पर श्यामू और धामू का अनुपात दिया गया 5:9 दिया गया, तो अंतर कर लीजिए भाई। आप जो है 9x में से 5x घटा दीजिए, 120 इसके बराबर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 120। 4 से इसको डिवाइड कीजिए, x बराबर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 आ जाएगी, ठीक है। 30 यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। हमको बताना था रामू, 7x की वैल्यू आपको बतानी है। तो 7 में आप जो है 30 की गुणा कर दीजिए, 210 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ये भी आसान प्रश्न था, ऐसे आप कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे एग्जाम में। यदि जो विद्यार्थी कर लेगा उसके लिए बेनिफिट ही वहाँ पर रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपका 18 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। देखिए, यदि कोई राज्यपाल
पदावधि पर है तो उसी दौरान न्यायालय में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो बिल्कुल ये आपका स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी यहाँ पर सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पहला जो कथन है वो अनुच्छेद 361 के संदर्भ में है और दूसरा जो कथन है वो अनुच्छेद 158 के संदर्भ में है। प्रश्न नंबर आपका आ जाता है नेक्स्ट। निम्नलिखित राज्यसभा के विषय में कौन सही है? ये भंग नहीं की जा सकती है। तो राज्यसभा को जो भंग नहीं किया जा सकता, पहला आपका कथन सही होगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं ये गलत है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो तीसरे वाला कथन भी सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो ये गलत है। सदस्यों की आयु कम से कम भी 30 वर्ष होनी चाहिए। तो 1-3 सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हो राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसलिए तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता और इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी ही चाहिए। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। इस नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। जो बंदा पूरी क्लास देखता है उसको निश्चित बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए NVS 02। देखिए इसरो ने अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसका नाम NVS 02 है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? क्या पूछा नहीं जाएगा? पूछा जाएगा 100%। बताइए नाग MK2 है या फिर नाग मार्क 3 है या धनुष है या आपका K11 है? यदि आपने सही आंसर चुन लिया तो अच्छी बात है, वरना इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए नाग MK2। ये क्या है? तीसरी पीढ़ी की है भाई, तीसरी पीढ़ी की है। एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, ये गाइडेड मिसाइल है जिसको DRDO ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। इसी क्वेश्चन के कई फैक्ट बना देगा और आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा एग्जामिनर। हाल ही में इसरो के प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पद किसने संभाला है? तो अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पद किसने संभाला है? V नारायण ने। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। यही सचिव है और यही अध्यक्ष भी हैं इसके। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, और ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको यहाँ पर अच्छे देख लेते हैं। रायसीना संवाद 2025 ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। इसका जो 10वां संस्करण था दोस्तों। यह सम्मेलन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। पूछेगा आपसे कि रायसीना संवाद 2025 किस मंत्रालय के द्वारा या किसके द्वारा इसको संयुक्त रूप से क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे इस बार? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इसके मुख्य अतिथि थे। और केंद्रीय विषय क्या था? कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह, जो मानवता, वैश्विक सामंजस्य और पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व को दर्शाता है। ये इसका केंद्रीय विषय था। केंद्रीय विषय था क्या था? तो केंद्रीय विषय याद रखना है लोग, शांति और ग्रह। नीचे आ जाइए। प्रतिभागी इसमें 125 देशों के 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और चर्चा में जो है संवाद में 6 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक नीतियाँ और वैश्विक शांति आदि जो है शामिल हैं। चलिए एक और देख लीजिए यहाँ पर, गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा परियोजना। तो गोरखपुर ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। यूपी वाले गोरखपुर की बात मत कीजिए।
हरियाणा वाले गोरखपुर की बात कीजिए, अणु विद्युत परियोजना है, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना के रूप में रेखांकित किया गया है। तो उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? गोरखपुर, हरियाणा में इसको स्थापित किया गया है। इस परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में विकसित की जा रही है। ये गांव है आपका जहां पर इसको विकसित किया जा रहा है। परियोजना का आकार और क्षमता, क्या है क्षमता इसकी? कुल क्षमता 2800 मेगावाट की होगी। ये भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अच्छा फैक्ट है। उसके बाद में परियोजना की समय सीमा, पहले चरण की समय जो सीमा है वो 2029 तक पूर्णता रहेगी और दूसरे चरण की समय सीमा 2036 तक निर्धारित की गई है। परियोजना की लागत, पहले चरण की लागत रहेगी 20,594 करोड़ रुपए और दूसरे चरण की रहेगी 21,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से क्या होगा? लगभग 8,000 नौकरियाँ और संचालन के दौरान 2,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो है उत्पन्न भी होंगे इस परियोजना से। तो यहाँ पर प्रश्न जो आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। प्रश्न नंबर आपका ये 24 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है उसी का चुनाव करना है। मांग व आपूर्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण में जो है आपका मांग शामिल है और साथ में आपूर्ति भी शामिल है। मिश्रित मूल्य पद्धति समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो मिश्रित मूल्य पद्धति किस पर आधारित होती है? समाजवादी पर नहीं होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आएगा यहाँ पर, मिश्रित आएगा यहाँ पर। तो दूसरा गलत होगा, पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 25 है। जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने किया है और श्री पिल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, श्री पिल्ले गंगा रेड्डी को। और इस बोर्ड का मुख्यालय नजीमाबाद, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। नजीमाबाद, तेलंगाना में इसका मुख्यालय होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है एग्जाम के लिए। तो सत्य कथन का चुनाव करना था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में इस क्लास को कंप्लीट किया है। टोटल 25% थे, ठीक है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो इसी तरह की क्लासों के लिए दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी क्लास होती है उन सभी को वॉच करो, निश्चित एग्जाम में बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।